स्टडी विथ देव चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 8 का चैप्टर 2, जिसके बारे में भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में डिस्कस करेंगे। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उसकी छोटी झोपड़ी में चारों ओर चट्टानीय भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश में मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, जब उनके चाचा को अपनी भेड़ों को देखभाल करते हुए देखता है, उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वह नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एवं वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। तो माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और अनेक जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और औद्योगिकी के उपयोग की विभिन्नता के कारण इस स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। तो इन बॉक्सों को भी पढ़ लेते हैं। बॉक्स का नाम क्या जाता है। जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार तथा जल उपलब्धता का परीक्षण करें। अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि किस प्रकार लोग जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित हुए हैं। क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। से 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। भूमि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यानी भूपृष्ठ मतलब पूरा पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है। यही नहीं इन थोड़ी से प्रतिशत के भी सभी भाग आवश्यक योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न लवणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वत, तीव्र ढाल, उसके बाद जलाक्रांत और संभावित विभिन्न क्षेत्रों में मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है।
इसलिए यह स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़क, उद्योग की स्थापना। साधारण इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवार के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूचना बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की आवश्यकता, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। अब आप इस बात को समझ ही गए होंगे। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी मतलब जो अपना है वो निजी हो गया। समुदाय में जो सबका है, समुदाय मतलब सबका। निजी भूमि व्यक्ति के स्वामित्व होता है, यहीं लिख दिया है, होता है, बल्कि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व होता है, समुदाय का ही स्वामी होता है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, टन या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना इस सामुदायिक भूमि का साझा संपत्ति संसाधन भी है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर वास्तविक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग, पहले बॉक्स को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ बॉक्स में कुछ कहता है, बॉक्स को पढ़ लेना दोस्तों। प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधित गतिविधियों के प्रकार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा, उसके बाद अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए मुख्य खतरा है। भूस्खलन तो आप समझते हैं, जो जहाँ अचानक कोई मतलब पहाड़ वो टूट जाता है उसको भूस्खलन कहते हैं। मृदा तो आप मिट्टी समझते हैं। अपरदन क्या, जो किसी चीज़ को बहा के लेके जाए, अपरदन। मरुस्थलीकरण मतलब जैसे रेगिस्तान में पूरा कुछ उपजाऊ नहीं होता है, पूरा बालू ही बालू, मरुस्थलीकरण कहते हैं। पर्यावरण के लिए खतरा मतलब प्रमुख खतरा है। अब भूमि संसाधन का संरक्षण बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को
अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, क्या क्या रोकना चाहिए इसके लिए रोकने का? वन रोपण, उसके बाद भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के विनियमित उपयोग। नियमित नहीं, इसका उपयोग उतना नहीं करना है। उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए मुख्य मतलब प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। तो आप समझ गए, मतलब वनों का रोपण, वृक्षों का रोपण, भूमि, उसके बाद उद्धार और रासायनिक का जो कीटनाशकों का उपयोग, कीटनाशक और उर्वरकों के विनियमित उपयोग। इसका उपयोग नहीं करना है, कम उपयोग करना ही नहीं है, इसका रोकने का यही कारण एक है। अब समझेंगे मृदा। मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। अब मृदा के बारे में हम लोग नहीं जानते थे, अब समझ गए कि मृदा क्या चीज़ है। क्या कहा है मृदा क्या है? मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार, क्या पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी है। स्थल रूप मैदान के कारण और निर्धारित करते हुए मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जीव पदार्थ। तो आप मृदा के बारे में समझ ही गए मृदा किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भूस्खलन। भूस्खलन होता क्या है? तो भूस्खलन को सामान्य रूप से सेल या मलबा का ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है कि वह प्रातः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होती है। यानी अब भूस्खलन जो होता है ना, अधिक से अधिक क्या होता है, वह क्या मतलब भूकंप, बाढ़ और जो ज्वालामुखी के विस्फोट मतलब घटित होने के कारण, मतलब विस्फोट होने के कारण, इस सब घटना का होने के कारण से ही होता है भूस्खलन। तो लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। ये भी बात बोल दिया है, लंबे समय तक अगर वर्षा होगा तो भूस्खलन होने की संभावना अधिक होती है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक टूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस मतलब ध्वंस कर दिया आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। यह प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीव और संपत्ति को आघात पहुंचाती है। चिंता का एक मुख्य विषय है। एक वस्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, अब हिमाचल प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है किन्नौर में, रेंगकांग टीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया है। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोट द्वारा हुआ था। विस्फोट के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया। इसके कारण सरकार और गांव के आसपास के क्षेत्र में क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बनाने के लिए पूर्ण रूप से खाली कर दिया गया था। न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हम समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने से कौन कौन से कारक हैं। अब बोलता है भूस्खलन होने के कौन कौन से कारक हैं और इसका प्रबंध कैसे करना है।
भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रतिविधियां निम्न है। तो अब समझते हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इस क्षेत्र को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। आवास क्या बोलता है? इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना होगा। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पतियाँ मतलब पेड़ पौधे वनस्पतियाँ आवरण में वृद्धि है। ये बात तो है। मतलब सतही अफवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। तो यहाँ अपक्षय होता क्या है, इस चीज़ के बारे में यहाँ समझेंगे। अपक्षय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो तापमान परिवर्तन या तुषार। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना। अब टूटना तो समझ गए, क्षय होना, क्षय मतलब बर्बाद होना, टूटना तो अभी समझ गए। इन सब चीज़ों को ही क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। अपक्षय। तो यहाँ कुछ चित्र मतलब मृदा परिच्छेदिका के बारे में कुछ दर्शाया गया है। तो सबसे ऊपर वाला हुरमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, जो ऊपर में मृदा पाया था इस तरह के, उसके बाद में जो मृदा पाया था ना, बालू गाद क्लेश के साथ उपमृदा और अपक्षीय चट्टानीय पदार्थ उसके बाद मिलता है। उसके बाद जनक मतलब जनक चट्टाने। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लगता है। अब दोस्तों आप समझो, इस बात को बहुत ही अच्छी तरह समझना है। समझना यह है, केवल 1 सेंटीमीटर, आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है, उसको बनने में 100 मतलब सैकड़ों वर्ष लग जाता है। आप समझिए, इसीलिए मिट्टी को जहाँ तहाँ बर्बाद नहीं करना चाहिए, जैसा है वैसा रहने देना चाहिए। जैसे आजकल बहुत मिट्टी को बर्बाद किया जाता है, खुदाई किया जाता है। तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब समझना, एक बार फिर दोबारा पढ़ते हैं। तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ठीक, यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब समझ गए ना कि उपजाऊ कैसे बनता है? मिश्रण, खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो अब यहाँ इस थोड़ा देख लेते हैं इस चार्ट को। मृदा रखा है बीच में। मृदा के बारे में अब बता, जनक सेल, रंग, उसके बाद गठन, उसके बाद रासायनिक गुण धर्म, खनिज मात्रा, पारंपरता मतलब पारगम्यता को निर्धारित करती है। दूसरा बॉक्स पढ़ते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो समझ गए, इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए अभी आए हम लोग। तो मतलब उच्चवाच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणीय जात और सूक्ष्म जीव हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। मृदा निर्माण के कारण, मृदा का जो निर्माण होता है उसका कारण क्या है? तो मृदा निर्माण का मुख्य कारण क्या है?
मृदा निर्माण का मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जल वाष्पिक कारक है। आप तो सेल भली भांति जानते हैं, सेल किसे कहते हैं। सेल तो 3 प्रकार का होता है, आप समझिए, अग्नीय सेल, उसके बाद अवसादी सेल और रूपांतरित कायांतरित सेल। तो ये चीज़ हम लोग कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग को भली भांति इसके बारे में पता होगा। तो मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में यह भिन्न है, अलग अलग स्थानों में यह भिन्न है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और छिन्नता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। दो मुख्य खतरे मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन और अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों हाईलाइट कर देते हैं और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन, बाढ़। मृदा संरक्षण की मुख्य विधियां निम्न प्रकार हैं। उसके बोलता है मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रभाव से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। इस बॉक्स को भी पढ़ लेते हैं। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार के मृदाएं हो सकती है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। वेदिका फार्मर, चौड़े लंबवत सोपाल, क्या बोला, चौड़े समतल सोपाल अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनके पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। समुच्च रेखीय जुताई एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधों का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाई तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। रक्षक मेखलाई। अब रक्षक मेखलाई क्या होता है, तो आप समझ गए। रक्षक मेखलाई जो होता है तटीय प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में पवन गति मतलब जो हवा चल रहा है उसका गति को रोकने के लिए वृक्ष को कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। कुछ इस तरह से लगाया जाता है दोस्तों, देख लो। समुच्च रेखीय रोधिकाएं, समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाई बनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इस बॉक्स को भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों।
उसके बाद चट्टान बांध, ये चट्टान बांध क्या है उसके बारे में जानेंगे। यह जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। अब चट्टान बांध क्यों बनाया जाता है? जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाया जाता है। यह नालियों की रक्षा नालियों की रक्षा करते हैं, नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, ये क्या है? बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं। बॉक्स को पढ़ते हैं। बॉक्स क्या था? वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत कितना? 3850 घन किलोमीटर वर्षा थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। अब पढ़ेंगे जल। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अब समझ गए जल क्या? लिखने का एक शैली बनाओ दोस्तों। जल के बारे में अगर हमको जल की परिभाषा लिखना है तो जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग, भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। भूपृष्ठ इस पृथ्वी में 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन, इस डेटा को भी याद रख लेना दोस्तों, पहले जीवन आदि महासागरों में भी प्रारंभिक जीवन जो है ना आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। अब बोलता है 3.5 अरब वर्ष पहले, जो इतना साल पहले, अरब वर्ष पहले महासागरों से प्रारंभ हुआ था। कौन सी? जीवन प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। आज भी महासागर पृथ्वी की 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। आप समझ गए, क्योंकि महासागरों का पानी लवणीय है और मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अलवण जल केवल 2.7% ही है। अब यहाँ से एक बात और है, यानी कि जितना मान के चलते हैं, अगर 100% पानी है पृथ्वी में, मान के चलते हैं, तो उसमें से लगभग 97% खत्म है, मात्र 2.7% ही है पीने योग्य, अलवण योग्य पीने योग्य पानी है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में है। 70% बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अटलांटिक, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल, यहाँ भी एक डाटा दिया गया है, इस डाटा को याद कर लेना। 1% केवल क्या बोलता है? केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है। अभी कहा गया, अभी ऊपर हम लोगों ने जो बातचीत की, तो लवणीय जो अलवण जल था केवल 2.7% ही था। तो उसमें से 2.7% था, तो उसमें 70% जो था बर्फ ही बना हुआ था, जो हिमानियों के चादर बने हुए थे अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतों में, पर्वतीय प्रदेशों में है। और जो कहता है कि अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। और कहता है केवल 1%, सिर्फ 1% केवल अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है।
यह भौमजल, भौमजल नदियाँ, समझना, भौमजल नदियाँ, झील, पृष्ठजल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। भौमजल किसे कहते हैं? जो पहाड़ों में जो बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, और मतलब पहाड़ों में गड्ढा हो जाता है, गड्ढा टाइप का बन जाता है वहाँ, और उसी में जो वर्षा का पानी जो रुका हुआ रहता है उसी को भौमजल कहते हैं, भौम। और नदियों में तो आप नदी तो जानते ही हैं, झीलों के बारे में तो आप जानते ही हैं, और जो वाष्प बन के जो वायु जाते हैं ऊपर, उसके बारे में तो आप जानते ही हैं। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। अब समझना, इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण मतलब मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है, पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थित रहती है। इसकी कुल मात्रा स्थित रहती है। इसी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण, समझना बात को, वाष्पीकरण तो आप समझ गए हैं, वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के चक्रण द्वारा नियंत्रण गतिशील, जैसा कि आप जानते हैं कि जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है। एक बात क्या बोल दिया कि मनुष्य जल को बड़ी मात्रा में उपयोग केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वर्ण उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल प्राकृतिक उद्योग तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्तरों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। कुछ यहाँ दिए गए हैं। उपयोग प्रति लीटर व्यक्ति प्रतिदिन, तो इस चीज़ को भी पढ़ लेते हैं। अब यहाँ क्या है, औसतन एक भारतीय नगरीय प्रदेश लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। अब उपयोग देखते हैं। पीना प्रति लीटर व्यक्ति प्रतिदिन, प्रति लीटर प्रति व्यक्ति, प्रति लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अब समझ गए, एक दिन मतलब कितना लीटर एक दिन में यूज करता है प्रतिदिन। तो पीना 3 लीटर, खाना बनाना 4 लीटर, और उसके बाद खाना बनाना 3 लीटर, सॉरी हम थोड़ा अजीब बोल रहे हैं। पीना 3 लीटर, खाना बनाना 4 लीटर, उसके बाद नहाना 20 लीटर, शौचालय में 40 लीटर, उसके बाद वस्तु धोना 40 लीटर, उसके बाद बर्तन धोना 20 लीटर, उसके बाद बागवानी 23 लीटर। यानी कि कुल एक व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर पानी का मतलब उपयोग करता है। क्या आप इस उपयोग को कम करने के लिए तरीका सोच सकते हैं? ये सवाल है दोस्तों, आप लोग इस सवाल को करने का प्रयास करें। क्या कहता है, क्या आप इस उपयोग को कम करने के लिए तरीके सोच सकते हैं? इस बॉक्स को भी पढ़ लेते हैं। कहता है, क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाले अमरेली शहर पास के
ताल्लुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। जय हिंद दोस्तों, आज यहीं तक। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए अगला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।